Hello guys, good morning to everyone. This is Sasikanth sir from IT Madras. So finally हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग करने का मेरा मतलब यह है कि वो थोड़ा ट्रिकली होने वाला है। ट्रिकली का मतलब कि वो थोड़े अप्रोचेबल है, थोड़े बच्चों को काफ़ी परेशान भी करता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को लेकर थोड़े तो परेशान में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन का मतलब ट्रैप करने का जो तरीके होते हैं वो काफ़ी यूनिक होते हैं। ठीक है, जिस तरह चैप्टर इतना यूनिक है, थोड़ा फनी टाइप का चैप्टर। ठीक है, मतलब ट्रिकली है। अगर आप थोड़े बहुत पकड़ पाते हो, थोड़े अच्छे खासे आपका कंसंट्रेशन पावर ठीक ठाक है, तो आपके लिए ये चैप्टर बेस्ट है। ठीक है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो क्योंकि चैप्टर ही बहुत सस्ता है और सस्ता प्लस टिका हो, मतलब ये चैप्टर काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक में बात करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा होता ना कि फीलिंग्स मैथ में काफ़ी अच्छा लगता है कि मैथ में जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक अपने को होता है ना कि अगर हम मैथ में किसी स्टूडेंट को फील करा दें, तो फील कराने का मतलब होता है कि बच्चा मेरे से कनेक्ट हो जाए, सीधे सीधे मतलब उसका ध्यान पूरा मेरे तरफ हो जाए। अगर मेरे बोर्ड पर उसका फोकस हो गया तो फिर हम टॉपिक को आसानी से उसको डील करा सकते हैं। तो टॉपिक को पहले फील कराने के लिए पहले थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि टॉपिक के अंदर होने का वाला और ये टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या मोटिव है, इसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे जितने सारे क्लास 10 के अपने मैथ के चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर किसी न किसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को डील कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि मैथ के बहुत सारे चैप्टर जैसे एपी हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो गया आपका, प्लस में ये अभी जो हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो हो गया, ट्रायंगल हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया। ये जितने सारे टॉपिक्स हैं ये टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले बहुत सारे सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। मतलब उन्हीं सिचुएशन पे ये बेस्ट है। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लेते हैं पहला का टॉपिक लूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में अपन थोड़े से मैंने बोला कि जब भी अपन मैथ कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एक बात हमेशा मैं ध्यान में रखता हूँ, तो उस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट के मन में एकदम ऐसा ख्याल बना दे, नहीं हाँ ये चैप्टर अपने लाइफ से रिलेटेड है, अपने लाइफ में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं सिचुएशन को उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैप्टर को लाया गया है और कुछ नया होने वाला नहीं है। तो थोड़ा उनके दिमाग में लगता है कि हाँ यार अगर ऐसे मेरे सामने कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, तो कैसे कैसे बात करेंगे पहले समझ लेते हैं। तो इस टॉपिक को भी ये पहले बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे लाइफ में किस तरह से मतलब इंक्लूडेड है, हम अपने लाइफ में होने वाले कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो कुछ कहानी से स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लेते हैं छोटा सा अपना बनाया हुआ कहानी है। मान लेते हो मुझे एक जर्नी ट्रेवल करनी है चंदौली टू वाराणसी। मुझे एक जर्नी ट्रेवल करनी है, जो जर्नी क्या है चंदौली टू वाराणसी। अच्छा, ये जर्नी मैं कैसे ट्रेवल करने वाला हूँ, ये जर्नी मेरी जो ट्रेवल होने वाली है ये बाय द ट्रेन, मैं बाय द ट्रेन ट्रेवल करने वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं बाय द ट्रेन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा संस्कारी बच्चा, मैं थोड़ा समझदार बच्चा, तो मैंने कहा कि भाई ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे तो करेंगे नहीं, तो ऐसा करता है कि बहुत सारे जिससे स्टूडेंट जीवन में होता है कि नहीं चलो यार हमको जर्नी चलनी है, तो अरे टिकट क्या जरूरत है, ऐसे चलते हैं। लेकिन मैंने बोला मैं थोड़ा समझदार बच्चा, तो मैं बाय द ट्रेन ट्रैवल करने के साथ साथ मैं टिकट के थ्रू ट्रैवल करूंगा। तो मुझे टिकट लेने के लिए मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं टिकट काउंटर अपना है और इस टिकट काउंटर पर मैं गया, तो मैं यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा मैं कुछ दिमाग लगाने लग गया क्योंकि मेरी आदत थी फालतू वाला काम करने का। अब मैथ वाले होते भी हैं थोड़ा सा उल्टा सीधा सोचने वाला। मैं कर रहा हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस काउंटर टिकट से मैं पूछूं कि भाई मेरा इस जर्नी का कितना किराया लगेगा। मैंने दिमाग लगाया कि चलो ठीक है कोई एक और ऐसा पैसेंजर आएगा उसको भी यही जर्नी ट्रैवल करनी होगी, तो वो उसने भी उस जर्नी का पेमेंट करेगा, तो मैं देखकर मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने ऐसे वेट किया, कुछ देर बाद एक छोटा सा न्यूक्लियर फैमिली आई, मतलब उसमें एक मम्मी थी और एक पापा थे और एक बिटिया थी। ठीक है, अब इन लोगों को वही जर्नी ट्रैवल करने थे जो अपने को जर्नी ट्रैवल करनी है। क्या करनी है, जो अपने को जर्नी ट्रैवल करनी है। तो मिला जुला कर मैं बात करूँ, इसमें 2 एडल्ट थे और एक चाइल्ड थी। एक क्या थी, चाइल्ड थी। अब इन्होंने उस जर्नी के लिए जो किराया पे किया वो 10,090 रुपये पे किया। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब इन्होंने 10,090 रुपये पे किया, तब मेरे मन में सवाल मेरा कितना लगेगा।
मैं अपने आप को एडल्ट मान लेता हूँ, मैं भी एक एडल्ट में आ रहा हूँ। तो अगर मेरे पास थोड़ा सा अगर दिमाग हो, नॉलेज हो, तो मैं अगर ये पता कर लूँ, ठीक है, मैं अगर ये पता करूँ, ठीक है, एडल्ट, तो मैं अगर ये पता कर लूँ कि भाई मेरा कितना पैसा लगेगा, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई अगर 2 एडल्ट एक चाइल्ड का अगर 1090 लग रहा है, तो मैं भी एडल्ट हूँ, तो मेरा कितना लगेगा। तो अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वेट करते हैं, शायद और कोई पैसेंजर है और वो उसने भी यही जर्नी ट्रेवल कर रहा होगा, तो शायद वो पैसा देगा, तो शायद मैं वहां से कैलकुलेट कर लूँ। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, यहाँ पर अपने पास जो ये कहानी है, उस कहानी में अपने पास 2 वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल है, तो मैं 2 वेरिएबल को सॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ किसी एक एक्सप्रेशन से। तो मैंने सोचा कि अगर इस टाइप के अगर 1-2 और एक्सप्रेशन बन जाए, शायद मैं उसे आसानी सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ देर वेट किया और मैंने देखा कि एक और ऐसा ही पैसेंजर आ रहे थे, वो भी न्यूक्लियर फैमिली थी, उसमें एक मम्मी थी, एक पापा थे, और एक बिटिया थी, और एक बेटवा था छोटे। मिला जुला कर बात करें तो यहाँ पर 2 एडल्ट आ गए और 2 चाइल्ड आ गए, ठीक है, चाइल्ड। अब इनको भी वही जर्नी ट्रेवल करनी थी जो इनको ट्रेवल करनी है, ठीक है। इन्होंने भी अपने जर्नी का किराया यहाँ दिया। वो किराया कितना दिया? उन्होंने दिया 1210 रुपया। कितना दिया उन्होंने किराया? 1210 रुपया। यानी कि ये छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली चंदौली टू वाराणसी उस जर्नी के लिए दिया अपना कितना? 1090 रुपया। इन्होंने कितना दिया? 1210 रुपया। अब मैं एज ए समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा मैथ वाला स्टूडेंट, अब मुझे पता करना था कि इस टाइप के, अब ये मुझे कैसे पता चले, मैं कैसे करूं कि मुझे ये पता चल जाए कि नहीं एक एडल्ट और एक चाइल्ड ने कितना किराया पे किया। अगर मुझे किसी तरह से पता चल जाए कि नहीं एडल्ट ने इतना पे किया है, एक सिंगल एडल्ट का इतना पैसा है, तो मैं अपना पे कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा मैथ का स्टूडेंट था, पर मैं दिमाग लगा रहा था, पर हो नहीं पाया। तब ये जो मेरे लाइफ में पहली बार जो सिचुएशंस आई, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आई, मैं इसे सॉल्व करने में असमर्थ था। तब इसी टाइप के प्रॉब्लम को शायद मैं अपने प्ले पर बना रहा हूँ। तब इस टाइप के प्रॉब्लम को, इस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जिस चैप्टर को बनाया गया, उस चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मिला जुला कर मेरे पास एक ऐसी कहानी आई, उस कहानी में मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आया, और उस एक्सप्रेशन में अपने को क्या करना है? एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को अपने को सॉल्व करना था, तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तब ऐसे शायद उस मैथमेटिशियन के पास भी ऐसे सारे सिचुएशन प्रॉब्लम आए होंगे, और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने ये मेथड बनाया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल। अब इसका पूरा मतलब समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, मतलब समझने से पहले एडल्ट चाइल्ड को थोड़ा सा वेरिएबल टर्म में एज्यूम कर लेते हैं। मैं एडल्ट को x मान लेता हूँ, चाइल्ड को y मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन 2x 2y इज इक्वल टू, इनका दोनों का सम कितना पैसा मिला मेरे को? 1210 रुपया। उसका कितना मिला? 2x प्लस y इज इक्वल टू 90 रुपये, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखें, तो जो मेरा पहला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल आ गए? 2 वेरिएबल। तो मेरे को क्या मिल गया? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के साथ साथ ये जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म मैंने डाला है, इसकी जो पावर है वो क्या है? 1 है। पावर 1 का मतलब क्या है? कि ये लीनियर है। क्या है इसका मतलब? ये 2 वेरिएबल के साथ साथ क्या है? लीनियर भी है। ये क्या है? लीनियर भी है। लीनियर के पहले लगा पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, इनका जोड़ा भी है, मतलब इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इन 2 वेरिएबल। मैंने एक वर्ड छोड़ दिया जिसका नाम है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है? तो जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर इस एक्सप्रेशन को अपन ऐसे लिख लें, 2x प्लस में 2y, इसको इस पर भगाएं, 1210 इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक्सप्रेशन अपना इक्वेशन में। यानी कि अब हम इसे बोल सकते हैं कि इसको भी वैसे लिख लूं, पहले इसको उस पर लेकर आते हैं, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का अपन क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जाकर ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का शकल कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए उस मैथमेटिशियन ने बहुत सारे मेथड बनाए। पहला जो मेथड बनाया उसने, इसको बोला कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको अपन ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एज ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसको उन्होंने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हुए इनके सॉल्यूशन को फाइंड किया। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स वाई का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसको पुट करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए, तो उसको अपन बोले ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड। दूसरा मेथड इसके लिए है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। ओ, और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हाँ, कहने का मेरा मतलब है कि जो मेरे पास एक्सप्रेशन दिया गया, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या बात हुई। पहला उन्होंने एक एक्सप्रेस मतलब ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका किया, मतलब उसे ग्राफिकल मेथड से बताने की कोशिश किया कैसे अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा टफ लगा तो उसको आसान करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लेकर सब्स्टिट्यूट करना। थोड़ा सा टफ लगा तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने एलिमिनेशन मेथड लेकर आए। अब उनको लगा कि नहीं यार और आसान करते हैं अपन, तो उन्होंने एक और नया मेथड लेकर आया जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यानी कि इतने सारे मेथड के हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ी सी मेरी कहानी थी, इस कहानी में मैंने अपना परिचय दिया, इस कहानी में परिचय दिया कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जन्म क्यों हुई। तो इसी तरह से शायद लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, और प्रॉब्लम में आएंगे किताब में देखने को मिलेंगे ऐसे प्रॉब्लम, और उनको अपन सॉल्व कर रहे होंगे इन्हीं कहानियों से, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में थोड़ा सा अब अपन जलवा बिखेरते हैं, क्या क्या बात हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब इस बहुत सारे मेथड की बात तो कर नहीं सकते हैं अभी कुछ देर में, अपन एक मेथड को पकड़ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या कहता है, तो चलिए पहले इसको ज्योमेट्रिकल मेथड बात करने से पहले अपन इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y c2 इक्वल टू 0। ये हुआ अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन बहुत सारे बात करने वाले, ठीक है। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारी बात करने वाले, इस पूरी कहानी को मैं मिटा देता हूँ, इस कहानी का कोई मतलब नहीं अभी का है। अब इस पूरी कहानी का फोकस इस पर करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, मैंने बोला इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, तो इसका जो ग्राफ गया मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन जा रहा था। क्या जा रहा था उन्होंने, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ पर जितने सारे पॉइंट आपके आएंगे, जिससे मान लेते हैं मेरे पास नॉर्मली मैं ऐसे लेता हूँ 2x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस में 1210 इक्वल टू 0, मेरे पास एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन का मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ जाते हुए दिखा। अब इस ग्राफ पे जाते हुए का मतलब ये हुआ, इस ग्राफ पर जितने सारे पॉइंट्स हैं तो सभी पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इस ग्राफ पर जितने सारे आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी क्या है, इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब इनको पुट करने पर ये साथ साथ क्या होता है, जीरो होता है। मतलब मिला जुला के बात करें तो अगर कोई अपने पास टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पेयर का मतलब होता है कि भाई इन दोनों का साथ साथ, इन दोनों इक्वेशन का मुझे बताना है कि वो सॉल्यूशन क्या होंगे, साथ साथ क्या सॉल्यूशन होंगे। साथ मतलब क्या होता है कि वो एक्स वाई के वो कौन से वैल्यू होंगे जिसको पुट करने पर साइमल्टेनियसली जीरो होंगे। पेयर का मतलब हुआ कि अगर मैं दो पेयर लेकर आया तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। दो का मतलब हुआ कि एक्स वाई की वो कौन से वैल्यू होंगे जिसको पुट करने पर ये दोनों ही एक्सप्रेशन साथ साथ जीरो मतलब साइमल्टेनियसली जीरो, और उसको अपन बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मतलब एक्स वाई के वो क्या होंगे, आपस में कॉमन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम हमेशा कॉमन ही सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है कि उसको पुट करने पर सभी के सभी साइमल्टेनियसली जीरो या साथ साथ जीरो है, ठीक है। अगर एक की बात करें तो इसके पास इनफिनिट सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बात करा ग्राफिकल मेथड, तो इस एक्सप्रेशन में ग्राफ क्या हो सकता है। तो देखिए जब हम इस एक्सप्रेशन का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ तो लीनियर ही आएगा, सीधा सीधा आएगा। लेकिन इस ग्राफ को तीन बातें होंगी, क्योंकि पेयर है तो इसकी तीन बातें हुई ग्राफ में। या तो इन दोनों का एक्सप्रेशन ग्राफ या तो कट करेगा, या कट करने के साथ साथ या तो ये करेंगे दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब को इनसाइड कर जाएंगे, या तो क्या करेंगे ये लोग इंटरसेक्टिंग करेंगे, ठीक है। या तो ओवरलैप या तो इंटरसेक्टिंग। तीसरा या तो ये दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करते हैं अच्छी बातें। अच्छी में क्या होगी, अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं या कोइंसिडेंट करते हैं, इन दोनों का मतलब हुआ कॉन्सिस्टेंस। कैसा सॉल्यूशन हुआ, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, अगर पैरेलल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंस।
कंसिस्टेंट, मतलब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कंसिस्टेंस की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर निकल कर आता है कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो मैं कंसिस्टेंस का मतलब समझाता हूँ। कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन में कितने होंगे, कंसिस्टेंस का मतलब होता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अच्छा, कंसिस्टेंस के साथ साथ एक वर्ड और यूज होता है ज्यादातर एग्जाम में, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस अगर कहीं पर लिखा है, इसका मतलब होता है इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब उसके पास क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ तक पहुंची गया हूं तो ये भी लिख देता हूँ, डिपेंडेंट के साथ, डिपेंडेंट के अगर हटाकर मैं अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोल दूं, इंडिपेंडेंट अगर मैं कंसिस्टेंट बोल दूं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि ओनली वन सोल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब, ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन का मतलब हुआ यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, ये जो तीन बातें मैं आपको कह रहा हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, और बहुत सारे जब इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंसिस्टेंस का मतलब होगा एटलीस्ट वन सोल्यूशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस मतलब होता है कि इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंस मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है, मतलब यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं तो मैं थोड़ा सा इनको मिटा देना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन दिया है यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक्सप्रेशन a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हो जाए, इसका मतलब होता है क्या, ये क्या है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंस है, मतलब क्या है, इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर ये एक्सप्रेशन a1 अपन में a2 इज इक्वल टू b1 अपन में b2 इज इक्वल टू c1 अपन में c2 हो जाए, इसका मतलब होता है ये क्या है, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंस है। ये क्या है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस। डिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि ये कोइंसिडेंट कर गया, ओवरलैप कर गया इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब इसके पास क्या, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है, और इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस हुआ, ठीक है। अगर यही इस एक्सप्रेशन में अगर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 हो जाए, अगर आपको कहीं b1 अपन b2 c1 अपन c2 अगर ये आपस में बराबर ना होंगे, ये वाला एक्सप्रेशन b1 b2 c1 तो इसका मतलब होता है कि ये पैरेलल लाइन है, और इसका मतलब होता है क्या, ये नो सोल्यूशन है। क्या है, नो सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, और इसमें क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, कोइंसिडेंट कर देंगे, ठीक है। यानी कि मेरे ख्याल से मोटी मोटा मैंने ग्राफिकल मीनिंग मैंने इनका बता दिया कि अगर मान लेते हैं अगर मेरे पास कोई लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो ग्राफ में तीन बातें होंगी, ये बातें होंगी, इंटरसेक्ट, ओवरलैपिंग, या तो पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो इसमें बहुत सारी बात करेंगे, नो सोल्यूशन मतलब ये इनकंसिस्टेंस है। ये क्या है, कंसिस्टेंस में दो बातें आएंगी, यूनिक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन। और मैं उसमें बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर कंसिस्टेंस की बात करूं तो उसका मतलब वहां पर निकल कर आता है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। डिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब होता है इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, जिसे अपन यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब इन पूरे टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात किया तो मेरे ख्याल से, हाँ, अब जितने सारे मैंने टॉपिक बात करा इन सभी टॉपिक के ऊपर तो मुझे ये समझ में आया, हाँ, अब यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि अपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जिसको मैंने उसको जब मैंने एक्सप्रेशन उस सिचुएशन को मुझे सॉल्व करना था, सॉल्व करने के लिए मतलब अगर मैं बात करूं तो हमने कहानी पुट करा, उस कहानी हमारे लिए क्या बन गई, एक सिचुएशन बन गया। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर का डिस्कवर हुआ जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और उसी टॉपिक को अपने सॉल्व करने के लिए इतनी सारी बातें निकल कर आने लगी, ठीक है। तो मैंने बोला ना टॉपिक थोड़ा ट्रिकली है, कॉन्सेप्चुअली है, थोड़ा सा अगर आप इसे पकड़ लेंगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला इस टॉपिक के साथ साथ जितने सारे टॉपिक अपने को पढ़ना है वो सभी टॉपिक क्या है, ट्रिकली है। जिसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या होता है कि इससे मान लेते हैं कि हमको कोई घर बनाना है, क्या बनाना है, जैसे अगर मैं सिंपल से अगर मैं उसके बारे में परिचय पढ़ दूं, मैं इसी टॉपिक पर आऊंगा, अभी बात करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया से, थोड़ा सा मोटी मोटा एक और फटाफट बात कर लेता हूं। मैंने बोला कि जितने सारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर कहीं ना कहीं अपने डे टू डे लाइफ में होने वाले फंडामेंटल को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब सिंपल सी बात करूं, जितने सारे मैथ के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। बस हमें समझना है कि किस टाइप के सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं आज मैं इंजीनियर, मुझे करना है, आपने मुझे टास्क दिया कि भैया मेरे को घर बनाना है, और आपने कहा कि देखो भाई घर कैसे बनाना है, सिंपल सा मेरे पास जो लैंड है वो 400 मीटर स्क्वायर का है। तो अब ये कर रहा है कि 400 मीटर स्क्वायर का लैंड है, तो अब क्या कर रहा है कि सिंपल सा कि आप क्या करो कि जो उसका लंबाई आप लोगे
उसके मतलब जो आप उसका चौड़ाई लोगे, जो उसका लंबाई लोगे ना, जो लंबाई लोगे आप, वो चौड़ाई से दुगुने से ज्यादा है। मान लेता हूँ चौड़ाई उसका x रहा होगा तो लंबाई दुगुने से ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ गया, इसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अपन अगर इसको सॉल्व करें, देखो भाई जो भी आप चौड़ाई मेजरमेंट करोगे, लंबाई हमेशा दुगुने से ज्यादा होना चाहिए, और उस लैंड का जो अपना एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। आपको बताना है आप कितना चौड़ाई लोगे कितना लंबाई लोगे, ये डिसीजन आपको लेना है। तो मैं जब मैथ के स्टूडेंट मैंने कैलकुलेट करे, ओ तुमने दिया है 400 मीटर स्क्वायर का लैंड और हमको बोल रहे हो कि जो आप चौड़ाई लोगे लंबाई उससे दुगुने से ज्यादा ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा एरिया पता हो गया, मैं अपना एरिया निकाल लेता हूँ। मेरा एरिया कितना होगा x, क्योंकि मेरे को ये रेक्टेंगल से बना तो मैंने इसका एरिया निकाल लिया, x 2x प्लस में 1, और ये तुम्हारा एरिया मेरा एरिया बस बराबर होंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 400। अब अपने पास क्या एक्सप्रेशन हो गया, 400 को लेकर आए तो बन गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, सिग्नेचर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारे मेथड से हमने करा इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इन सारे मेथड से हमने करा, ढंग की बातें हो गई। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एपी का, एपी में भी वही कहानी है। आप देखो वो भी बहुत लाइफ से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है कि मान लो मैं अपनी कोचिंग चला रहा, मैंने वैकेंसियां निकाली, कुछ बच्चों ने अप्लाई किया, तो मैंने कंडीशन दे दिया भाई देखो तुम्हारी जो पर मंथ की सैलरी होगी वो 8000 होगी, और प्लस में हर साल तुम्हारे सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करूंगा। तो अच्छी बात है, मैं बोलूंगा 25 साल जब तुम्हारे हमारे यहाँ जॉब कर चुके हो तुम्हारे सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो ये लॉजिकली है, बच्चों को बताया, बच्चे ने सोचना स्टार्ट करते हैं। पर उस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जिस चैप्टर को लाया उस चैप्टर का नाम क्या था, एपी था। तो मेरे ख्याल से मैथ में जितने सारे चैप्टर हैं वो सभी के सभी चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के सिचुएशन, लाइफ में आने वाले सिचुएशन को ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। टॉपिक पाते हैं वो तो होगी बात की बात है, ठीक है। जब अपन टॉपिक पाते हैं तो बहुत सारे अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अब हमने जितनी सारी बात करें उन सभी बात के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमने क्या बात करें, मतलब सिंपल सा, जितने सारे हमने बातें करें उन सभी बातों में को समझने के लिए थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं। शायद वो बातें कैसे एग्जामिनर सेट कर रहा है तो हम कितनी बातें कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अपन बात करते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसमें बोला है कि बताइए जो एक्सप्रेशन दिए गए इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस, नॉन ऑफ दिस। तो पहले अपन जो ऑप्शन दिया गया उसी ऑप्शन को ब्रेक करते हैं। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि b1 अपन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2। ये अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया अगर इसको फॉलो करता है तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस मतलब होता है कि ये पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइन होगा, मतलब इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आप देखो क्या इसको फॉलो कर रहा है, 3/6 इज इक्वल टू 5/10। ये तो 1/2 आ गया, मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंस तो पक्का नहीं होगा। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि एट लीस्ट वन सोल्यूशन, एट लीस्ट वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंस का मतलब होता है इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन मतलब क्या, इसके पास एक्सप्रेशन a1 अपन में a2, b1 b2, c1 c2, ये अपने पास एक्सप्रेशन हो, मगर इसको अगर फॉलो कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन तो अपन बोलेंगे यस तुम डिपेंडेंट कंसिस्टेंस हो, मतलब तुम्हारे पास क्या है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है। तो आप ध्यान से देखो, देखो a1 अपन में 2/4 1/2, 3/6 1/2, 5/10 मतलब 1/2, मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं वो लोग 1/2 दे रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सी ऑप्शन करेक्ट, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंस है, ठीक है। इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग। अब इस टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि मेरे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आपका यही है, तो पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और एक क्या है y इज इक्वल टू -7 है। तो बोला कि कौन सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। तो सिंपल से देखो, पहले ये जो एक्सप्रेशन दिए गए एक्सप्रेशन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं y इज इक्वल टू 0 का, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ क्या होगा, तो मैं इसे ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ क्या होंगे, तो ध्यान से देखो, अगर ये मेरा क्या है कार्टेशियन प्लेन है, ये मेरा क्या है कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये क्या है, ये x एक्सिस को ओवरलैप करेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के ऊपर कोइंसिडेंट कर देगा। y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जो अपना कार्टेशियन प्लेन है उसका जो x एक्सिस है उस पर क्या कर जाएगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा, कोइंसिडेंट कर। अच्छा y इज इक्वल टू -7 का मतलब होता है कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगा।
-7 है तो थोड़ा नीचे से जाएगा, इससे पैरेलल होगा, क्या होगा, ये y इज इक्वल टू -7 वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है। अब इन दोनों लाइन को ध्यान से आप देखो, ये दोनों ही लाइन में क्या हो रहा है, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, हाँ नो सॉल्यूशन, डी ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा ऑप्शन करेक्ट इसका, डी ऑप्शन होगा। कहने का मतलब सिंपल सा है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि ये अपने कार्टेशियन प्लेन में जो अपना x एक्सिस होता है ये इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू -7 का मतलब होता है कि x एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा। कितना पैरेलल होगा, तो -7 थोड़ा सा -7 टाइम नीचे कर दिया और ये क्या है, उसके पैरेलल जा रही है। दोनों ही अगर आपको आप देखो, दोनों ही दूसरे के पैरेलल है, मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा यहाँ पर, अगर आपको बोलते हैं x इक्वल टू 0, क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप ऐसे होगे कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्लेन पर ये y एक्सिस को ओवरलैप करेगा, ऐसे y एक्सिस को क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा इस तरह से। और 4 का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इनके भी क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनके भी नो सॉल्यूशन। तो ऐसे से कभी कभी ट्रिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं और स्टूडेंट बहुत सारे जल्दबाजी में कुछ गलत आंसर देते हैं। इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थोड़ा सा फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपन विदाई लेते हैं। तो अपन इस प्रॉब्लम पर आते हैं, ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या बातें करेगी, ठीक है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सारे इसमें ट्रैप में हो जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया द पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, यानी कि मेरे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया और इस पेयर ऑफ इक्वेशन में अपने पास यूनिक सॉल्यूशन है, x इक्वल टू y इक्वल टू -3, ठीक है। तो अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट होगा, कौन सा वो इक्वेशन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में कर रहे हैं, क्या होता है, आप क्या करो, जो आपके पास सॉल्यूशन दिए गए उसको पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर बनेगा। चलो आप पुट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पुट करो 2, यहाँ पर -3 प्लस 2 कितना हो, -1, मतलब ये हो रहा है। यहाँ पुट करो 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 4 13, मतलब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अपन इसको देखते हैं, इसको देखते हैं पहले, इसी को देख लो। यहाँ पुट करो 2 दूना 4 और यहाँ पर +3, 4 3 मतलब ये भी नहीं होगा, एक से नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं अपन x इक्वल टू पुट करो 4 और यहाँ पर कितना हुआ, -15, तो -15 4 कितना हुआ, -11, मतलब ये हो रहा है। इसमें मिला लेते हैं, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और वहां पर कितना हुआ, -30, 8 हुआ, 8 -30 कितना हो गया, -22, मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। इसको अपन देखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हुआ, -4 3 12, मतलब 2 14 प्लस 14, ये भी 14 सही है, ये 10, ये मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन अपने को पूछा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहता है, यूनिक का मतलब होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि अब इन दोनों ही ऑप्शन ही करेक्ट है, पर इन दोनों ही ऑप्शन में आपको ये बताना है कि अभी इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इस एक्सप्रेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो इसका चेक करो, a1/a2 मतलब 2/4 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 11/22, मतलब ये सबका 1/2 आ गया। मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला एक्सप्रेशन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसको चेक करते हैं अपन, 1/5 और इक्वल टू माइनस माइनस काट देता हूँ डायरेक्ट, ये 1/, मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, मतलब a/a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, मतलब ये ऑप्शन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अगर ये क्या है, ये तो आपका इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, मतलब क्या ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इन्फिनिटी सॉल्यूशन बोलता है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बोलता है, तो आप इसको टिक लगा लेते, ठीक है। तो हाँ यहाँ तक अपने को काफी मजा आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और हिस्सा देख लेते हैं। ये तो हुआ ग्राफिकल बात है, क्योंकि हमने पूरी ग्राफ बात करी थी। अगर इस टॉपिक को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा और बातें करूं, तो इसमें क्या क्या बातें करी जा सकती है, थोड़ा सा इसका ऑल ओवर व्यू ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्रिकली के साथ साथ काफी कॉन्सेप्चुअल भी होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपने को PLTV जो आपके पास है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर ध्यान से देखो तो इसमें 2 मोड होते हैं। पहला मोड वर्ड बेस प्रॉब्लम और दूसरा आपका मोड होता है, दूसरा मोड होता है आपका ये यूजिंग द मेथड डायरेक्ट वाली, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली। दूसरा आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम होता है। अगर बच्चे थोड़े बहुत अगर ध्यान मत दें तो काफी ज्यादा इसमें मार्क आते हैं, पर ट्रिकली है, काफी मजा आता है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो पहला आपका डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम आता है, डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम, डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम। दूसरा एज बेस्ड प्रॉब्लम, तीसरा स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। चौथा आपका
ज्योमेट्रिकली बेस ज्योमेट्रिकल बेस प्रॉब्लम। चौथा आपका फ्रैक्शन बेस प्रॉब्लम, ठीक है, और परसेंटेज बेस भी प्रॉब्लम। चलो इस टाइप के प्रॉब्लम क्या होते हैं आपको वर्ड बेस में देखने को मिलते हैं। और जिस टाइप के मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा करने के, ये सभी के सभी मुझे लगता है डिजिट बेस प्रॉब्लम आ जाए, एज आ जाए, स्पीड टाइम आ जाए, ज्योमेट्रिकल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, फिर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व अपन ट्रिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ये सब पढ़ने के बाद जब यहाँ पर एंट्री करते हैं तो ये काफी लाजवाब होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, और थोड़े बहुत तो क्या होते हैं अप्रोचेबल होते हैं। बच्चे अगर थोड़े बहुत अच्छे से फोकस करें, ध्यान करें, काफी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो